इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का विज्ञान, जो कि पाठ 14 से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है ध्वनि, साउंड। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन, सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप हमारे सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। आवृत्ति का मात्रक है मीटर सेकंड, हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड। तो अब ये होगा हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, या ठोस, द्रव और गैसों में, इस सभी में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की, पुरुष की। तो छोटी बच्ची सबसे ज़्यादा चिल्लाती है और आवाज़ भी इसका ज़्यादा तेज होता है। ये हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या इसके आवर्तकाल कहते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंदी होती है। नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। सही, ये सही है। अगला है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। नहीं। आगे है, अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अप्रिय ध्वनि को संगीत कैसे कहेंगे? छठा है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ये सही है आपका। आगे है, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रावत अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। सही। कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। सही है, ये सही है। आइए देखते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। केवल कंपित वस्तु ही खाली जगह उत्पन्न कर सकती है। क्या कर सकती है? ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। क्लियर है। दूसरा है, आयाम का मात्रक खाली जगह है, अभी वहाँ हमने सही टिक लगाया, हर्ट्ज, HZ। किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को खाली जगह कहते हैं, यानी आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। चौथा है, प्रबलता कंपन के खाली जगह से निर्धारित की जाती है, उसके आयाम से निर्धारित की जाती है, आयाम भराएगा। पांचवा है, अप्रिय ध्वनि को खाली जगह कहते हैं, संगीत नहीं कहते हैं, शोर कहते हैं अप्रिय ध्वनि को। अभी हमने 8वां नंबर में यही 5वां नंबर में यही टिक लगाया गलत का। ध्वनि का संचरण खाली जगह में नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। 20,000 HZ हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है, या कम भराएगा। आगे क्वेश्चन है, एक कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है, इसका लगभग हो जाएगा 10 हर्ट्ज। आइए देखते हैं इसका चौथा नंबर देखते हैं। तो इसमें दोलनों की संख्या 50 दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है। इसका आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आवर्तकाल बराबर खाली मतलब क्वेश्चन मार्क। तो 50 दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय कितना है? 5 सेकंड। तो एक दोलन को पूरा करने में कितना हो जाएगा? 5/50, यानी कि 5 एकम 5, 5 दें 50, 10 से 1 को भाग लगाएं तो 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब इसका आवृत्ति देखते हैं क्या होता है। ये तो निकल गया। तो 5 सेकंड में दोलनों की संख्या 50 है, तो 1 सेकंड में 50/5 तो 10 है,
हर्ट्ज। तो आवृत्ति क्या हो गया 10 हर्ट्ज। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया, एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर का है कि एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो 400 दोलनों को पूरा करने में कितना समय? 1 सेकंड। तो एक दोलन को पूरा करने में 1/400, तो ये 400 से 1 को भाग लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, इतना सेकंड। ये 5 नंबर का हुआ, क्लियर है। आगे देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर है कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो देखते हैं शोर। अनियमित कंपनों के से उत्पन्न होने वाले अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों के तेज तेज बोलने से, हथौड़ा चलाने से संगीत कैसे होती है? नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि। यदि संगीत बहुत तेज तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव वाक यंत्र का चित्र बनाएं और इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। तो ये चित्र आपको बनाना है, मानव वाक यंत्र ये है, और देखते हैं इसके कार्य के बारे में। ठीक है, तो वाक यंत्र के कार्य की विधि मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपर सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उसके बीच में वायु से निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक यंत्र कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक यंत्र से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले से तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। 7वां नंबर हुआ, क्लियर है। आगे देखते हैं 8वां नंबर का। 8वां नंबर है अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो शोर प्रदूषण जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट एवं पटाखों का फटना भी, मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन्न ध्वनि, रसोई घरों में उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, कूलर, वातानुकूलक आदि से उत्पन्न ध्वनि। ये हुआ 8 नंबर का। अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक प्रयोग का वर्णन कर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो खिलौना टेलीफोन वाला प्रयोग। प्लास्टिक का चाय पीने वाला 2 कप लेते हैं, इसके बीच में छोटा छिद्र बनाते हैं, लगभग 10 मीटर लंबा धागा लेते हैं, धागों से दोनों छोर के बाहर से छिद्र से घुसाते हैं। आगे स्टेप है, धागे के छोर पर एक पतले पिन को बांधते हैं जिसमें धागा निकल ना सके। अगला स्टेप है, 2 छात्रों को धागे के एक छोर से दूसरी छोर पर कप लेकर खड़ा होने को कहते हैं। अगला स्टेप है, धागा को तना हुआ रखते हैं और एक छात्र को कप में धीरे धीरे बोलने को कहते हैं और दूसरे को कप में कान में लगाकर सुनने को कहते हैं। हम पाते हैं कि एक छात्र की ध्वनि दूसरे छात्र आसानी से सुन लेता है। इससे यही पता चलता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 10वां नंबर है कि आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक लिखें। आयाम क्या है? कंपन करती वस्तु के मध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। अगला है आवर्तकाल। कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड है। आवृत्ति जो है, कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं।
इसका मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है। 11 नंबर का देखते हैं कि आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जब मेघ गर्जन के बाद सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, गरजता पहले है, बिजली चमकती पहले है, गरजता बाद में है, ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमने समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि तड़ित की चमक चाल की 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, गर्जन की चाल 332 मीटर पर सेकंड से बहुत अधिक होती है। इसीलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। 12 नंबर है कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि चांद पर न कोई हवा है और न कोई वायुमंडल है। चांद की सतह पर खाली जगह है। ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। ये क्लियर हो? ये पूरा क्वेश्चन आंसर हुआ क्लियर पाठ 13 का, पाठ 14 का। ठीक है, ध्वनि चैप्टर से। और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद हो तो कृपया हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।